अप्लाइड स्टडी चैनल की तरफ से हमारे समस्त भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहे होंगे और राष्ट्र गौरव का तिरंगा को मान सम्मान दे रहे होंगे। तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए और फ्री इनिशिएटिव क्लास का आनंद लीजिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अगले चैप्टर कैपेसिटेंस पर आज चलेंगे हम लोग, जहां हम लोग कैपेसिटेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसमें हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पैरेलल में हम लोग सीजन 2020 नाम से क्वेश्चन सीरीज भी चला रहे हैं। तो कैपेसिटेंस की थ्योरी पढ़ने के बाद आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे ये फ्री इनिशिएटिव जो है ऑनलाइन क्लासेस के, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेनली जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज अभी चल रही है। आगे हम लोग एई एस्पिरेंट्स के लिए भी, चाहे वो यूपीपीएससी एई हो, चाहे यूपीपीसीएल एई हो, अदर स्टेट एग्जाम्स एई हो, और फिर हम लोग गेट के लिए भी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? तो देखिए, जैसे आप जानते हैं रेजिस्टर, इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर, आर एल सी। तो रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर की अपनी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर क्या करता है? करंट को अपोज करता है फ्लो करने से, ठीक है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, कि करंट का रेट ऑफ चेंज di/dt को अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, मतलब dv/dt। कैपेसिटर अगर कहीं पर भी वोल्टेज चेंज होना रहे किसी कैपेसिटर के क्रॉस, तो वो उसको अपोज करता है। वो चाहता है कि वोल्टेज नहीं चेंज हो, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर अपने में एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर होता क्या है कि दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं हम लोग, दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और इसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम होता है। क्या होता है? इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इंसुलेटिंग मीडियम क्या क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, हवा एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, माइका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई पेपर ले लीजिए, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज प्लेस्ड है और बीच में इंसुलेटर है। तो ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करती है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। इंडक्टर में होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, और कैपेसिटर क्या करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। तो कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी एंड विच हैज टू पैरेलल प्लेट्स विथ एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो देखिए, यही चीज लिखा हुआ भी है यहाँ पर। The capacitor is a device that is capable of storing charge. It essentially consists of two conducting surfaces separated by insulating material. ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस को प्लेट्स बोलते हैं और जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म ये डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या? एयर एज एन डाइलेक्ट्रिक काम कर सकता है, माइका शीट्स, पेपर, ये सब डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, ठीक है। और कैपेसिटर का नाम कैसे करते हैं? नोमेनक्लेचर जो होता है, जैसे अगर इंसुलेटिंग मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर वो एयर रहा तो उसको एयर कैपेसिटर करेंगे, माइका रहा तो माइका कैपेसिटर कहेंगे, पेपर रहा तो पेपर कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। और कैपेसिटर्स जो कैपेसिटर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? ये आप देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल भी देखेंगे, इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग, सिलेंड्रिकल। फिर ऐसा स्फेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो दो प्लेट है, ये दो प्लेट समझिए, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। ऐसे ही ये दो प्लेट है बाहर के अंदर के, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो बेसिक कैपेसिटर हम लोग समझे कि कैपेसिटर आखिर क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? इस टॉपिक में अब हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। पहले हम लोग जाने कैपेसिटर क्या होता है, अब देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। वैसे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को बोलेंगे कैपेसिटेंस। इंडक्टर की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस होता क्या है देखिए, तो कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन उसकी जो एबिलिटी है, कितना एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज या एनर्जी, इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है। ये देखिए, इस फिगर में आप देखिए, ये कैपेसिटर है,
ये आपने बैटरी लगा रखा है, बैटरी का पॉजिटिव पार्ट इधर है, निगेटिव इधर है, ठीक है। तो होता क्या है, जब पॉजिटिव के साइड, आप डायरेक्ट ऐसा समझिए कि पॉजिटिव के साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये पॉजिटिव लगा तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बी प्लेट पर जमा होने लगेंगे, इधर निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो आप देखिए एक साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक साइड निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो अब डिसिमिलर चार्जेस या दो चार्ज कहीं भी हैं तो फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, ये सब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। फोर्स क्या होता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, निगेटिव चार्ज अपने साइड फोर्स लगवाता है, ठीक है। ये फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया। अब अगर फोर्स है और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ कह रहा है कि ये आप अगर मतलब कैपेसिटर प्लेट्स पर एक साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एक साइड निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इस चार्ज को जो है, इस चार्ज, ये चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो भी वोल्टेज आप प्लेट्स के क्रॉस अप्लाई करेंगे। ये आपने यहाँ V वोल्टेज अप्लाई किया है इस प्लेट के क्रॉस, तो इधर प्लस Q डेवलप हुआ, इधर माइनस Q। तो ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है कि जो चार्ज कैपेसिटर में स्टोर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द प्लेट। जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस आप इस प्लेट के अक्रॉस लगाएंगे, सपोज आपने 5 वोल्ट लगाया तो 5 वोल्ट के प्रोपोर्शनल ही चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जब आप इक्वल साइन लगाएंगे, तो उसको एक कांस्टेंट से हम लोग रिप्लेस करते हैं, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। जैसे आप रजिस्टर में देखते थे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आता है, ठीक है। तो आप वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट देखते हैं, और जब कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो V इक्वल्स टू RI होता है। वैसे यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, Q चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया। जब इसको रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से तो एक कांस्टेंट देंगे, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल्स टू CV, इस फॉर्मूले को आप लोग याद करिए। Q इक्वल्स टू CV बहुत जगह काम आएगा कि ये कैसे काम आएगा ये भी आपको बता देता हूँ कि Q इक्वल्स टू CV है, कैपेसिटर दिया, उसके क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पूछेगा चार्ज कितना डेवलप हुआ, या पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दिया, फिर चार्ज पूछेगा, वोल्टेज पूछेगा। तो जैसे V इक्वल्स टू RI से अलग अलग चीज़ें निकालते हैं हम लोग, ये तीनों पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, वैसे Q इक्वल्स टू CV से भी ये तीनों पैरामीटर निकाला जाता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो यूज़ किया था उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसकी यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, फैराड, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, इंडक्टेंस की क्या होती है, हेनरी, कैपेसिटेंस की क्या होती है, फैराड, ठीक है। तो अब देखिए Q इक्वल्स टू CV, तो फैराड की यूनिट क्या होगी, कूलम की क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, कूलम, पोटेंशियल की वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, फैराड, ठीक है। तो 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट हम लोग यहाँ नोट करेंगे। जो कैपेसिटेंस है ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। हमेशा दिया हुआ क्वेश्चन में कि +3 माइक्रोफैराड समथिंग, तो कैपेसिटेंस कैसी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और जो Q व V रेशियो है ना, वो किसी भी कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होगा, उसी को तो हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होगा किसी भी कैपेसिटर के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो Q होता है, Q वो जिस रेशियो से बढ़ेगा उसी रेशियो से पोटेंशियल भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों लीनियरली बढ़ते हैं बिल्कुल, तो इसलिए कैपेसिटेंस क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम लोग ये देखें कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी होती है किसी कैपेसिटर की कि वो कितना चार्ज स्टोर कर पाता है। और कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हम लोग पीछे देखे भी थे कि F इक्वल्स टू QE होता है। तो कैपेसिटेंस क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। चार्ज तो स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है मतलब एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी किस में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है चार्ज, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने अपने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि कैपेसिटेंस हमेशा क्या करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, इसको अपोज करता है, इसको अपोज करता है। कैसे, क्या करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज
से या तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा या कुछ स्टोर कर लेगा, लेकिन वोल्टेज चेंज जल्दी नहीं होने देगा। ठीक है, ये जब आप लोग नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये आता है, जब कैपेसिटर लगा देता है तो उसके अक्रॉस आप देखते हैं वोल्टेज बैलेंस करते हैं, वो लैप्लास लगाते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो जिस तरीके से रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है, किसी भी रजिस्टर के लिए, वैसे ही किसी कैपेसिटर के लिए उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या करती है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। ठीक है, और ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट मतलब क्या? चार्ज। फ्लो ऑफ करंट क्या? करंट क्या? रेट ऑफ, देखिए कंपैरिजन में दिखाता हूं आपको, ये R है, ये L है, ये C है। ये करंट अपोज करती है, करंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ये तो हुआ करंट। ये क्या अपोज करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है इंडक्टर। और कोई कैपेसिटर क्या करता है? कोई कैपेसिटर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, आप इसको नोट्स बनाकर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में जगह जगह दिखेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जब आप V = RI लगाते हैं तो रजिस्टर के क्रॉस आप करंट कैलकुलेट करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, तो वो करंट, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी होती है रजिस्टर की फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की। तो करंट को हम लोग क्या लिखते हैं? dQ/dt। अब इंडक्टर में लिखते हैं di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और कैपेसिटर में रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, चलिए अगले साइड की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखें करंट वोल्टेज रिलेशन फॉर ए कैपेसिटर। अभी हमने क्या देखा कि dV/dt को ये जीरो किया रहता है, चेंज नहीं होने देता है जल्दी। ठीक है, और हम ये रिलेशन देखे थे Q = CV। तो जब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों तरफ, dQ/dt = C dV/dt। तो dQ/dt क्या होता है? करंट होता है, वही अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे। तो Q की जगह आप लिख दीजिए I = C dV/dt, ये निकल कर आ गया। तो I = C dV/dt निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए कि जब अगर वोल्टेज चेंज नहीं करता है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, आपने कांस्टेंट वोल्टेज रखा है, मतलब DC रखा है, तो dV/dt तो जीरो होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका मतलब करंट जीरो होगा। ठीक है, तो जब आपने वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, वो वोल्टेज चेंज नहीं करने दे रहा है, तो उसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि कोई भी आइडियल कैपेसिटर होती है वो कंज्यूम नहीं करती एनर्जी को, हमेशा स्टोर करती है और समय आने पर रिलीज कर देती सर्किट में। ये जब आप नेटवर्क एनालिसिस सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे, जब एनर्जी बैलेंस करेंगे तो वो पूरे सर्किट में एनर्जी कंजर्व रहेगा। चाहे आप कैपेसिटर लगा लीजिए, चाहे इंडक्टर लगा लीजिए, चाहे रजिस्टर लगा लीजिए, तो कैपेसिटर एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है, वो स्टोर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। मतलब आपने क्या किया? एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है, और इस प्लेट की एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है, और इन दो प्लेट की दूरी है D, स्मॉल d। ठीक है, तीन कांस्टेंट हम लोगों ने देखे। एक तो प्लेट का एरिया, देखिए प्लेट इस तरीके से होगा, ठीक है, इसका एरिया A है। इसे जब हम ऐसे इस तरफ से देखेंगे ऐसे, तो ये हमें एक सामने वाला ये चीज़ दिखेगा बस। ठीक है, ये सामने वाला दिख रहा है। ठीक है, ये रहा पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट की एरिया होती है, हमने मान लिया कि चलिए पैरेलल प्लेट की एरिया है A, और जो एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस हमने दो प्लेट के बीच रखा है वो D। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/D। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाइड होगा, बहुत जगह इसको यूज़ करेंगे हम लोग। कैपेसिटेंस ही निकालने बोल देगा, एरिया दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, एप्सिलॉन नॉट दिया होगा, कैपेसिटेंस निकालने बोल दिया, कैपेसिटेंस निकालिए, फिर वोल्टेज दे सकता है, चार्ज निकालने बोल देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ये दो चीज़ आप देखेंगे, इस दोनों को याद करिए, इस दोनों को याद रखिए। कभी कभी क्या होगा, वो कहेगा कि हमने दो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा दिया, या हमने एरिया रिड्यूस कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया, तो बताइए कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा। तो इन रिलेशन के लिए आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं C = एप्सिलॉन नॉट A/D। अब हम क्या करेंगे, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि हमने क्या रखा था, एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक रखा था। अब हमने एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक की जगह किसी और डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो होगा क्या, जो नया कैपेसिटेंस फॉर्म होगा वो K टाइम्स C0 हो जाएगा। C0 इस वैल्यू को हमने C0 बोला कि एयर में C0 है एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आपने नया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो जो नया कैपेसिटेंस फॉर्म होगा जिसको आप C' कह दीजिए, वो होगा K टाइम्स C0 इनिशियल, ये वाला। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था कि आपने कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी एयर की कैपेसिटेंस है। एयर की कैपेसिटेंस को अभी हमने माना था सी नॉट और इस एप्सिलॉन आर को हमने माना था के, तो जो भी नया कैपेसिटेंस फॉर्म होगा वो के टाइम्स सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए, इसको के की जगह यहाँ इसने लिख दिया एप्सिलॉन आर, कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, कैसे निकालेंगे, तो आप क्या किए, आपने एयर में निकाला सी नॉट और आपने किसी अदर मीडियम में निकाला के सी नॉट, इसको आप सी डैश लिख दीजिए। तो जब आप सी डैश को सी नॉट से डिवाइड कर देंगे तो के ही तो आ जाएगा, ये सी नॉट कट जाएगा, ये के बचेगा। के ही तो रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको एप्सिलॉन आर हम उसे के से डिनोट किए हैं, आप उसे एप्सिलॉन आर से डिनोट कर लीजिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकलेगी, उस मीडियम में कैपेसिटेंस अपॉन एयर में कैपेसिटेंस। इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर दो मीडियम में कैपेसिटेंस दे रखा हो और आपसे रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा हो तो उस मीडियम का कैपेसिटेंस अपॉन एयर का कैपेसिटेंस ये डिवाइड कर दीजिए, उससे आपको रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है कि एयर में कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, मतलब सी नॉट कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और एयर की जगह हमने माइका डाल दिया, माइका की वजह से नया कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन आर 12/2 6। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो हमने देखा था कि नॉर्मली एयर एज एन डाइलेक्ट्रिक काम करता है। अब आप अगर कोई और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, अगर उस डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, एप्सिलॉन आर से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यही हमने पीछे देखा था। तो एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप डालेंगे बिटवीन द प्लेट्स, अक्रॉस द प्लेट्स में, तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी एप्सिलॉन आर फैक्टर से। ठीक है, आप इस फिगर में देखिए, ये फिगर शो करता है कि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है। ये देखिए ये कैपेसिटर का प्लेट है ये, और इसके अक्रॉस कंप्लीटली पूरे प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस दोनों प्लेट पर पॉजिटिव निगेटिव तो डेवलप है ही। ठीक है, अच्छा इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। जो ये एक्सटर्नल चार्ज है कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये देखिए ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है कैपेसिटर प्लेट पे, ये पॉजिटिव निगेटिव, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, दो चार्ज के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ही, फोर्स लगेगा एक दूसरे पे। अब होता क्या है कि इस डाइलेक्ट्रिक में अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डाइलेक्ट्रिक के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो इंसुलेटर है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके चार्ज पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज होने की वजह से इस पॉजिटिव के सामने एक निगेटिव डेवलप होगा और इस निगेटिव के सामने यहाँ एक पॉजिटिव डेवलप होगा, और यहाँ निगेटिव डेवलप होने की वजह से इसके एडजेसेंट में पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर डेवलप होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो वो अपने पेरेंट एटम को नहीं छोड़ते हैं, जो उसका एटम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसी में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा और निगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, और निगेटिव के बगल में पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो होता क्या है कि इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। अब अंदर देखिए, अंदर निगेटिव पॉजिटिव ऐसा डेवलप हुआ, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी यहाँ डेवलप होगा, डाइलेक्ट्रिक की वजह से ई डी लिख रही है। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डेवलप है, बाहर इस तरीके से डेवलप है। तो चूंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट होता है तो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, तो ई वेरी वेरी ग्रेटर देन ई डी होता है। तो अभी इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या कह रहा है कि देखिए बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और अंदर ई डी, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगता है उसको पोलराइज बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है पोलराइज हो गए हैं, पोलराइज मतलब पोलर हो गए हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया उनमें। तो चूंकि ये पोलराइजेशन बहुत कम होता है इंसुलेटर में, तो ये ईडी वेरी वेरी लेस होगा। लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि ED 0 होगा, ET ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी तो क्या होगा इससे, देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कुछ तो होगा, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा इसका। तो देखिए इस टॉपिक से हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K या एप्सिलॉन R मानिए, उसको जब आप इंसर्ट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। किस रेशियो में बढ़ेगी, एप्सिलॉन R के टर्म्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अभी हमने देखा था कि जो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर के, उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, पोलराइज हो रहे हैं, माइनस प्लस फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ED डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये इंसुलेटर हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हैं, तो ये स्लाइटली पोलराइज होते हैं। तो इसकी एक कैपेसिटी होती है कि आप इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, इसको कितना दूर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पेरेंट एटम से ब्रेक करके इससे बाहर निकल आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब डाइलेक्ट्रिक की कितनी स्ट्रेंथ होगी, मतलब वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए, बिना टूटे, बिना अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यही मतलब होता है कि आप उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं जब तक उसका ब्रेकडाउन ना हो। जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना नहीं चाहिए, लेकिन आप जब उसका ब्रेकडाउन करेंगे तो वो कंडक्टिंग बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़कर निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि द डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अभी हमने देखा था कि प्लेट्स में डिफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो रहा था, तो उसमें हमने क्या देखा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन्स बस शिफ्ट हो गए हैं अपने पेरेंट एटम में ही, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पोलराइजेशन। अब अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन क्या देखता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन द प्लेट्स। ये जो ED अप्लाई हो रही थी ना, ED, ये कितनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और एक लिमिट के बाद ये पोलराइजेशन इतना ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ के डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक लिमिट होती है, कितना क्षमता ये सह सकता है, ठीक है। अब देखिए, इफ़ दिस लिमिट इज एक्सीडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्री ऑफ द पेरेंट एटम्स एंड डिस्ट्रक्टिव करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो इतनी हाई होती है, थोड़ी सी भी करंट आएगी तो हीटिंग बहुत करेगी I²RT से और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। अब देखिए कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अभी मैंने आसान भाषा में वही समझाया आपको कि आप तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते रहिए जब तक आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना करे, मतलब वो कंडक्टिंग ना बन जाए, तो वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये किस में मेज़र करते हैं, किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में। मतलब आप वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द प्लेट, ठीक है। ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड V/D होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट अपॉन, जिसमें यूनिट लीजिए, तो इसको वेरी हाई लेने के लिए इसको किलो में लेते हैं और इसको सेंटीमीटर में लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, वो लिया था किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में या किलोवोल्ट पर मिलीमीटर में, ठीक है। अब आप देखिए कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं कैपेसिटर प्लेट के बीच में एज ए डाइलेक्ट्रिक, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 3 kV/mm से 50 kV/mm के बीच रेंज कर दी है। तो यह इसमें हम लोगों ने देखा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पोलराइजेशन की वजह से ब्रेकडाउन होता है और वही कैपेसिटी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किसी डाइलेक्ट्रिक की। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। ये देखिए, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इतनी दूर तक आपने कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, ये इंसुलेटर नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक केवल इतनी और इतनी दूर बचेगी। अगर पूरी दूरी D है और इसकी दूरी T है, तो ये जो गैप बचा ये कितना हुआ, D-T। तो जब आप किसी कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देंगे पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो जो न्यू कैपेसिटेंस बनेगा वो ε0A अपॉन
डिस्टेंस तो बनेगा लेकिन वो डिस्टेंस जिसमें डाइलेक्ट्रिक अभी भी है, तो d माइनस टी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, देखिए ये स्पेस और इस स्पेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंडक्टर है बीच में तो उससे हमें मतलब नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, चलिए तो इससे क्या मालूम चला, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। इससे ये मालूम चला कि नीचे जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर उसको आपने रिड्यूस कर दिया तो ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ गया। ठीक है, तो इससे ये मालूम चला कि अगर आप कोई कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर देते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स में तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी हमने देखा था कि हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दिए थे प्लेट्स के बीच में। अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे। मतलब अभी भी ये डाइलेक्ट्रिक है लेकिन इसकी क्या बदल गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल गई। ये एप्सिलॉन आर है और इसके बीच की एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको याद करने का आसान तरीका बता देता हूँ आपको। C क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इसकी थिकनेस T है, अगर वो कंडक्टिंग था तो D माइनस टी था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब ये कंडक्टिंग तो है नहीं, ये भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो इसकी वजह से क्या होगा, T अपॉन एप्सिलॉन आर, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगा। तो कैसे हुआ ये, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये तो रहा ही रहा, प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको आप ये समझिए कि ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों आया, क्योंकि ये अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से काम करेगा, ये कंडक्टिंग नहीं रहा तो इसकी वजह से भी कैपेसिटेंस आएगा। तो अब चूंकि आपने क्या किया, डिनोमिनेटर तो आपने बढ़ा दिया, आपने क्या किया देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए कि इससे क्या मालूम चल रहा है कि आपने क्या किया है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच हम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही कंडक्टिंग स्लैब के बीच भी यही हुआ था, कैपेसिटेंस क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी फॉर्मूला में आप ऐसे समझ लीजिए, इफ़ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब पूरा स्पेस आपने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। एप्सिलॉन आर उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और डिस्टेंस की जगह मतलब मानिए वही थिकनेस है, इसको आपने पूरा यहाँ तक भर दिया। तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ डी आपने रखा है वहाँ टी रख दीजिए। तो जैसे डी की जगह टी रखिएगा तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जो हमने शुरू में पढ़ा था कि एयर में जो कैपेसिटेंस होती है उसको आप डायरेक्टली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किसी और मीडियम का कैपेसिटेंस निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। किसी भी चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो आप मान लीजिए कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो इनिशियली अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसके क्रॉस कोई वोल्टेज भी नहीं है। अब आपने क्या किया कि उसके क्रॉस कोई वोल्टेज V अप्लाई कर दिया। ठीक है, और कोई भी उस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज Q डेवलप हो गया। तो क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, लीनियरली चार्ज होता है। कैपेसिटर क्या होता है, लीनियरली चार्ज होता है। तो QV जो ग्राफ बनेगा इसका, ये लीनियर होता है, लीनियर होता है। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और फाइनली V है, तो जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, 0 प्लस V/2 हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, QV। जो वर्क डन होगा तो V की जगह V/2 है तो QV/2 हो गया। तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर कितना हो गया, हाफ QV। अब Q की जगह आप CV रख दीजिए तो हाफ CV² हो गया। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर इज हाफ CV²। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप किसी एक फार्मूले को याद कर लीजिए, हाफ CV² याद कर लीजिए और जगह जगह आप Q = CV पुट करके अलग अलग फॉर्म में निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। और ये किसी भी कैपेसिटर पे अप्लाइड होगा, कोई इसके ज्योमेट्री से मतलब नहीं, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ये हर कैपेसिटर के लिए अप्लाइड होगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि U = हाफ CV²। इस फॉर्मूले को देखिए, यही तो एनर्जी स्टोर्ड है चार्ज कैपेसिटर में। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि कैपेसिटेंस तो फिक्स है किसी की, चलिए को माइक्रोफैराड में दिया होगा, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करते जाते हैं। वोल्टेज बढ़ाते जाइए, एनर्जी बढ़ाते जाइए कैपेसिटर की। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी कैपेसिटर के लिए एक मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज फिक्स होता है,
ऐसा नहीं होगा कि अगर वो 200 वोल्ट झेल पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, तो आप उसके अक्रॉस 500 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसे भी कैपेसिटेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, रोकता है उसे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं और एनर्जी बढ़ाते जाएं, एक लिमिट तक ही वोल्टेज को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो हर कैपेसिटर की अपनी अपनी मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी में हम लोग देखेंगे कि जो भी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो या पैरेलल प्लेट हो, तो वॉल्यूम तो डिफाइंड होगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही एनर्जी डेंसिटी होती है। तो जो भी कैपेसिटर होता है उसकी एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, जो बिटवीन द प्लेट्स होती हैं, ये वाली, इसमें जाकर स्टोर होती है, ठीक है। तो आप एनर्जी स्टोर अभी पिछले फॉर्मूला में हम लोग क्या देखे, हाफ CV², यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी सिंस वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट। अच्छा, पैरेलल प्लेट की एरिया क्या है A और उसकी लेंथ क्या है D, तो वॉल्यूम क्या होगी AD, वॉल्यूम क्या हो जाएगी AD। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ CV²। अब क्या करेंगे, C की जगह आप क्या लिखेंगे, ε0A/D, और V की जगह क्या लिखेंगे, V की जगह ED, क्योंकि हमने क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V/D, तो V की जगह क्या लिख देंगे, ED लिख देंगे। यहाँ तक भी क्लियर है। तो अब आप देखिए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम AD। अब U की जगह क्या लिखेंगे, हाफ CV², यहाँ तक तो क्लियर है, हाफ C ε0A/D C V² ED², ठीक, अपॉन AD। जब ये कैंसिलेशन के बाद निकला हाफ ε0 E²। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, ये आपका क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी स्टोर्ड और ये एनर्जी डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए कि देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इन एनी रीजन ऑफ ए स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन। अब यहाँ से देख लीजिए ε0 किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एनर्जी डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक। इसको भी आप याद रखिएगा। दैट one represents energy density for special case of a parallel plate capacitor, but it can be shown to be true for any region of space where an electric field exists। मतलब ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये यहाँ शो तो किया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने वॉल्यूम लिया AD, लेकिन अगर ये कोई और होता, सिलेंड्रिकल होता, तो आप लेते πr²h, ठीक है। अगर स्फेरिकल होता तो आप लेते 4/3 πr³, तो आप अपने हिसाब से फिर वॉल्यूम ले लेते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सभी ज्योमेट्रिकल कैपेसिटर के लिए लगेगा, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे पैरेलल प्लेट हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। चलिए आज का लेक्चर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे थ्योरी क्लास पसंद आ रहा हो, और पैरेलल में हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ भी चला रहे हैं जहाँ आप जाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेनली JEE एस्पिरेंट्स के लिए है। अभी हम लोग आगे AE एस्पिरेंट्स के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़ लाएंगे। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।